म्यूट है। हाँ बोलो। I think you are mute, and first of all you need to unmute it. Yes, sorry. Okay, now we are okay. So I would like to welcome everyone, the audience in this FB Live by HCG Hospitals Ahmedabad. आज का हमारा सेशन रहेगा आर्थराइटिस पे। वो बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू है, हेल्थ इशू है आज की जनरेशन में, स्पेशली फॉर द एल्डर्स. So yeah, this session will be about that. First of all, I would like to welcome मैं वेलकम करना चाहूँगी हमारे एस्टीम्ड डॉक्टर प्रियांक गुप्ता को. He is a senior orthopedic and joint replacement surgeon, head of the department at HCG Hospitals, Ahmedabad. डॉक्टर प्रियांक गुप्ता इस बहुत ही स्पेशलाइज्ड हैं ऑर्थोपेडिक एंड स्पोर्ट्स इंजरी में. उन्होंने बहुत सारी सर्जरीज की हैं, सक्सेसफुल सर्जरीज, which has led to the he is a senior orthopedic and I'm sorry about that. Then डॉक्टर प्रियांक गुप्ता बहुत ही रिनाउंड है. उन्होंने बहुत सारे पेशेंट्स की लाइफ को इम्प्रूव किया है. सो थैंक यू डॉक्टर. आई वेलकम यू टू दिस एफबी लाइव. थैंक यू वेरी मच आशमा एंड गुड इवनिंग, शुभ संध्या, नमस्कार आपको और इस चैनल के माध्यम से देश के कोने कोने से जुड़े सभी दर्शकों को मेरा हार्दिक अभिवादन और अभिनंदन. नमस्कार. यस, सो डॉक्टर जैसे सेशन लाइव हो चुका है, ऑडियंस आपको सुन रही है, कि आप उनको वेलकमिंग नोट देना चाहेंगे? मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगा कि अभी सारे देश में इस समय जो विंटर है वो एक अच्छी चीज है. और इस समय लेकिन दूसरी तकलीफ वाली चीज क्या है कि जो मेरे पेशेंट्स हैं, स्पेशली जिनको जॉइंट्स की तकलीफ होती है, उन लोगों को जॉइंट पेन बढ़ जाते हैं और कई बार वो बहुत परेशान होते हैं. तो मैं उनके लिए कहना चाहूंगा कि अंत तक इस प्रोग्राम के साथ जुड़े रहें और इसमें हम बहुत सारी रोचक और बहुत सारी नई जानकारियां आपके साथ साझा करेंगे, जो शायद न केवल आपके इस मौसम को बल्कि अपने आपके जीवन के सारे मौसम को खुशनुमा बना देगा. तो लास्ट तक हमारे साथ जुड़े रहें, ऐसी आशा है. थैंक यू सो मच डॉक्टर, थैंक यू. सो क्या हम अभी सेशन शुरू करें? बिल्कुल. यस. सो मेरा पहला सवाल है, बेसिक से शुरू करते हैं. आर्थराइटिस ये कौन सी बीमारी है? क्या आप बेसिक? बिल्कुल. सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि हम सब की जिंदगी जो है वो चलने के ऊपर है, क्योंकि चलना ही जिंदगी है. अगर रुक गए तो फिर जिंदगी नहीं रह गई. चलने के लिए हमें जरूरत होती है हमारे शरीर के जोड़ों की. जोड़ वो है जो दो हड्डियों के बीच में बना हुआ भाग है, उसको हम जोड़ बोलते हैं. जोड़ को आप इस तरह से भी सरल तरीके से समझ सकते हो कि दरवाजा चौखट से जो कब्जों से जुड़ा होता है वो भी एक तरीके का जोड़ है. तो आर्थराइटिस यानी संधिवात यानी गठिया ये कोई एक बीमारी नहीं है. ये एक्चुअली बहुत सारी जो जोड़ों से संबंधित तकलीफें हैं उनके समूह को दिया हुआ एक नाम है. तो असल में एक बीमारी ना हो करके कई सारे 100 से अधिक जोड़ों से संबंधित तकलीफों का एक साझा स्वरूप है. अगर लिटरल मीनिंग देखें तो आर्थराइटिस यानी आर्थरोज यानी कि जॉइंट, आइटिस माने इन्फ्लेमेशन, गठिया यानी कि जो गांठ में तकलीफ हुई उसको हमने बोला गठिया. तो मुझे लगता है कि अब आप इसको ज्यादा बेहतर तरीके से रिलेट कर सकते हैं कि ऐसी कोई भी तकलीफ जो हमारे शरीर के जोड़ों में हो रही है, जहां पर दो हड्डियां आपस में मिल रही हैं, उन सारी तकलीफों के लिए एक साझा नाम है गठिया. उन तकलीफों को हम गठिया या आर्थराइटिस या संधिवात बोलते हैं. ओके ओके ओके. सो या सो उस बहुत सारे प्रकार के इश्यूज होंगे जॉइंट्स में. तो क्या आप वो मेजर इश्यूज बता सकते हैं कि जो नॉर्मली? ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया, क्योंकि अधिकतर लोग ऐसा मानते हैं कि गठिया माने कि बस एक ही तरीके का कुछ, पर ऐसा नहीं है. गठिया के 100 से अधिक प्रकार हैं, पर उनमें से जो सबसे मुख्य हैं उनमें सबसे पहला और जो सामान्य तौर पे होता है वो उम्र के साथ में होने वाला गठिया यानी कि ऑस्टियोआर्थराइटिस. इसके बाद में जो दूसरा एक और प्रमुख प्रकार है उसको हम इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस बोलते हैं. ये इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस कई वजहों से हो सकता है. ये ऑटो इम्यून भी हो सकता है, किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस के डिपॉजिट की वजह से भी हो सकता है, जिसकी वजह से जोड़ों में सूजन आए और जिसकी वजह से जोड़ों के आसपास लालिमा और ये सारी तकलीफें बढ़े, वो इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस है.
इसके अलावा एक और प्रकार है जिसको इन्फेक्टिव आर्थराइटिस बोलते हैं, यानी किसी इन्फेक्शन की वजह से आर्थराइटिस का होना, वो इन्फेक्टिव आर्थराइटिस या सेप्टिक आर्थराइटिस कहलाता है। और जो प्रमुख प्रकार है वो है पोस्ट ट्रॉमेटिक आर्थराइटिस। जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है कि जो चोट लगने के बाद, यानी ट्रॉमा के बाद जो जोड़ में टूट फूट आई, उसकी वजह से जो जोड़ का आकार है वो पहले जैसा नहीं रह गया, और अब उसकी वजह से जो तकलीफें हो रही हैं वो पोस्ट ट्रॉमेटिक आर्थराइटिस है। हम इन 4 प्रमुख प्रकारों को ऐसा मान सकते हैं कि करीबन 70 से 80% या 90% तक जो आर्थराइटिस है वो इन 4 मुख्य प्रकारों में आ जाता है। और कुछ और केसेस में जैसे पोस्ट वायरल आर्थराइटिस, वो इन्फ्लेमेटरी का ही एक प्रकार है, और इसके अलावा रिएक्टिव आर्थराइटिस हो सकती है। तो कुछ और थोड़े बहुत तरीके की और जो कंडीशंस हैं वो और भी हैं, लेकिन ये मुख्य प्रकार हैं। इनमें भी सबसे इंपॉर्टेंट जो है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस ये उम्र के साथ देखने को मिलता है, आमतौर पे 50 के बाद। जो इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस है वो आमतौर पे 16 से 60 साल के बीच में दिखते हैं। उनमें जो उम्र में आता है उसको हम यंग ऑनसेट रोमेटॉइड आर्थराइटिस बोलते हैं, और जो लेट ऑनसेट यानी जो 50 या 60 के आसपास है उसको लेट ऑनसेट रोमेटॉइड आर्थराइटिस बोलते हैं। तो एज के आधार पर भी हम इनका वर्गीकरण कर सकते हैं। यस यस, मेजर टाइप्स ऑफ आर्थराइटिस हमें पता चल गया, तो उनकी ट्रीटमेंट्स भी बिल्कुल ही बहुत ही डिफरेंट होंगे एक दूसरे से। यहाँ पर मैं आपको एक बार रोकना चाहूंगा। आर्थराइटिस को समझने के पहले, आर्थराइटिस के बारे में जानने के पहले हमें उसके बारे में आंकड़े जानना जरूरी है कि क्यों हमें आर्थराइटिस के बारे में जानना इतना जरूरी है। यस, क्योंकि जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि आखिर ये कितनी बड़ी चीज है जो हमारे न केवल रोजमर्रा के जीवन को प्रभावित करती है, बल्कि देश एक विश्व के रूप में भी हमारी कार्य क्षमता को प्रभावित करती है। yes. आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 1990 के समय में जो आर्थराइटिस पीड़ितों की संख्या थी उसमें करीबन 120% इजाफा होकर के, यानी कि 120% बढ़ोतरी होकर के आज आर्थराइटिस के करीबन 350 मिलियन पेशेंट्स वर्ल्ड वाइड है, और इसमें से करीबन 65 मिलियन पेशेंट्स यानी कि 1/5 वो इंडिया में है। और इसमें भी जो सबसे, और ऐसा जो आकलन है जिस तरीके से ये 1990 से आज 2020 के बीच में, यानी कि पिछले करीबन 30 साल में 120% बढ़ा, वैसे ही उम्मीद है कि आगे आने वाले अगले 30 साल में इसका जो नंबर है वो अगेन करीबन 130 से 150% बढ़ेगा, और करीबन आर्थराइटिस के रोगियों की संख्या 1 बिलियन के आसपास हो जाएगी। तो ये एक एपिडेमिक है, यानी कि एक महामारी के जैसा कि हमने कोविड में देखा। और ये लोगों को केवल ऐसा शारीरिक रूप से अक्षम नहीं करता, ये उनके ऊपर साइकोलॉजिकल और सोशल इफेक्ट भी डालता है। इसलिए इसके बारे में समझना, इसका ट्रीटमेंट जरूरी हो जाता है। और दूसरा तथ्य ये है कि केवल ऐसे 14% लोग हैं जो इन तकलीफों के लिए डॉक्टर्स के पास जाते हैं, और उनमें से भी केवल 1% लोग हैं जो इसके लिए कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट लेते हैं या उसको कंप्लाई करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये उन तकलीफों में से है जो प्रिवेंटेबल है, यानी जिनका आगे बढ़ने का दर थोड़ा रोका जा सकता है अगर हम सही समय पे काम करें। तो उसके बावजूद लोगों के ध्यान न देने की वजह से ये तेजी से बढ़ रहा है। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर हम लोगों को सही समय पर जागरूक करें, इस समस्या के बारे में बताएं, तो हम इससे ज्यादा बेहतर तरीके से लड़ सकते हैं और एक देश और एक विश्व परिवार के रूप में अपनी कार्य क्षमता को बढ़ा सकते हैं। यस, बहुत सही बात की डॉक्टर आपने। जो फ्यूचर है वो तो हमें प्रिडिक्ट करना ही चाहिए और उसी तैयारी भी वैसे ही करनी चाहिए। यस, एंड बेसिकली इस अवेयरनेस के एरा में हमें बहुत ही अवेयर रहना चाहिए, बड़ों से लेकर बच्चों तक सबको ही ये बीमारी के बारे में फुल जानकारी अच्छे से होनी चाहिए। सो यस, एंड जैसे कि आपने बताया कि बहुत सारे लोगों को अभी फिलहाल इसी in the present they have so much problems with arthritis, so what would you suggest कि at this moment इसी in the immediate circumstances वो क्या कर सकते हैं? इसमें बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि इसके लक्षण क्या है, हम कैसे जाने कि हमें आर्थराइटिस है।
क्योंकि जब तक हम ये जान ही नहीं पाएंगे तब तक हम ना तो इसकी रोकथाम के लिए कोई कदम उठा पाएंगे ना इसके इलाज के लिए। तो इसमें समझना ये पड़ेगा कि जैसे जो आर्थराइटिस है वो शरीर के किसी भी जोड़ को प्रभावित कर सकता है, जैसे कि टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट, इसके अलावा जैसे कि अपना शोल्डर का जॉइंट, एल्बो का जॉइंट, रिस्ट के जॉइंट्स, फिंगर्स के जॉइंट, इसके अलावा हिप जॉइंट्स, नी जॉइंट, एंकल जॉइंट, किसी भी जॉइंट को। लेकिन सबसे ज्यादा जो सिम्टम देखे गए हैं या देखे जा रहे हैं वो नी जॉइंट। जैसा कि अगर आपको याद होगा तो मुझे ऐसा लगता है जो हमारे पूर्वज थे वो बहुत ज्यादा विजनरी थे, क्योंकि उन्होंने बहुत पहले ही बोल दिया था घुटने टेकना माने हार मानना, यानी घुटना जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट जॉइंट है। तो इसलिए सबसे ज्यादा जो प्रभाव इसमें आता है आर्थराइटिस में घुटनों के ऊपर आता है, आमतौर पर अगर हम ऑस्टियोआर्थराइटिस की बात करें। उसके बाद अभी आजकल जो हमारे आर्थराइटिस हाथ की है उसमें भी बहुत तेजी से वृद्धि देखी जा रही है, और इसकी जो दर है वो बहुत ज्यादा बढ़ी है। उसका एक रीजन ये भी हो सकता है कि अभी लगातार लोगों का काम कीबोर्ड और जो हाथ के जो गैजेट्स हैं उन पे बढ़ गया है, वो भी एक कारण सकता है। इसके बाद तीसरे नंबर पे जो आती है वो हिप की आर्थराइटिस, और उसके बाद फिर बाकी जो आर्थराइटिस है वो आती है। ये तो हमने इनका वर्गीकरण किया कि शरीर के किस जोड़ को ये प्रभावित कर रही है। हम बात करें कि सिम्टम्स की, तो सिम्टम्स को हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो जोड़ है वो हमारे शरीर में गति के लिए यानी मूवमेंट के लिए जिम्मेदार है। अगर मैं आपको एक एनालॉजी के साथ में समझाऊं तो जैसे हमारा फैन भी गति कर रहा है और उसकी वजह से हवा आती है, उसका फंक्शन है हवा देना। अभी उसमें अंदर एक बीरिंग होती है और उस बीरिंग के अंदर ग्रीस होती है जिसकी वजह से वो सारा बॉल बीरिंग का मूवमेंट होता है और हमें बाहर पंखे से हवा आती है। अगर हम कुछ टाइम के लिए ऐसा माने कि जो ये जोड़ है ये जोड़ बॉल बीरिंग के जैसा है, ठीक है, तो हमें काफी सारी चीजें समझ में आ जाएंगी कि अगर वो बॉल बीरिंग कट जाए या उस बॉल बीरिंग में ग्रीस कम हो जाए या उस बॉल बीरिंग का कोई अलाइनमेंट बिगड़ जाए तो क्या क्या फर्क आता है। तो वैसे ही सेम चीजें यहाँ पर आती है। हम देखते हैं कहीं बॉल बीरिंग कट गई तो पंखा आवाज करने लग जाता है, या ग्रीस गाढ़ा हो गया तो जाम हो जाता है, या उसमें से जो उसका चलने का जो तरीका है वो उबड़ खाबड़ होने लग जाता है। तो यही सारी चीजें हमें जॉइंट में देखने को मिलती हैं कि जॉइंट में जैसे धीरे धीरे चेंजेस आते हैं, आर्थराइटिस स्टार्ट होती है, तो बीच का जो लुब्रिकेंट फ्लूइड है वो धीरे धीरे गाढ़ा होने लग जाता है। इसके अलावा जो बीच की गद्दियां हैं, जैसा कि आप इस जॉइंट के मॉडल में भी आप समझ सकते हो, अगर मैं इसमें से समझाऊं तो जैसे ये एक मॉडल है, इस मॉडल में अगर आप देखो तो ये बोन के दो एंड्स हैं, ये थाई बोन है और ये लेग बोन है। इन बोन एंड्स पे ये एक शाइनी कवरिंग है जिसको हम कार्टिलेज बोलते हैं, और इसके बीच में ये लिगामेंट्स हैं, इनको मेनिस्कस बोलते हैं, जो शी शेप के बीच में है, और जो साइड्स में है ये कोलेटरल लिगामेंट्स है और बीच में क्रूशिएट है। धीरे धीरे जब जनरेशन बढ़ता है तो जो बीच का ये हमारा मेनिस्कस है ये पतला होने लग जाता है, ये पतला होकर के जॉइंट के बीच में आने लग जाता है, जॉइंट लॉक होने लग जाता है। जैसे जैसे और समय बढ़ता है ये और थिंड आउट होता है, तो पैर का जो अलाइनमेंट है वो इस तरह टेढ़ा होने लग जाता है। जितना जॉइंट टेढ़ा होता जाएगा उतना हमें चलने में तकलीफ बढ़ती चली जाती है। तो शुरुआती तकलीफ इस तरह से शुरू होती है कि लोग पहले जब सीढ़ी चढ़ते उतरते हैं तो उनको थोड़ी बहुत तकलीफ आती है, जमीन से उठने बैठने में तकलीफ आती है, बिल्कुल शुरुआती स्टेज में। और जैसे जैसे ये तकलीफ आगे बढ़ती है तो जो ड्यूरेशन है हमारी एक्टिविटी का वो भी कम होने लग जाता है, टायर्डनेस और फटीग जल्दी आने लग जाती है, जोड़ों से आवाज आने लग जाती है, और आगे की स्टेजेस में पैरों में टेढ़ापन आने लग जाता है। और अगर उस समय भी अगर हमने इलाज नहीं लिया तो वो टेढ़ापन आगे बढ़ करके ज्यादा लोड आने पर फ्रैक्चर हो सकता है, या स्टिक के सहारे या वॉकर के सहारे या व्हीलचेयर के सहारे चलने लग जाते हैं। तो ये आर्थराइटिस के डिफरेंट स्टेजेस हैं। अगर मैं इसको और सरल भाषा में समझाना चाहूं तो आप ऐसे समझ सकते हो कि जब नई नई रोड बनी तो वो रोड बिल्कुल चिकनी होती है, यानी कि जो हमारे जवानी के टाइम पे जो हमारे घुटने हैं वो उस चिकनी रोड की तरह होते हैं। पहली बारिश पड़ती है तो थोड़े बहुत खड्डे आते हैं उसमें, वो जो खड्डे हैं उसको हम बोल सकते हैं कि ये अर्ली आर्थराइटिस है। और जब लगातार बारिश होती है वहां से व्हीकल निकलते हैं तो गड्ढे बड़े होने लग जाते हैं, और फिर उसके बाद गड्ढों में सड़क ही नहीं रह जाती,
तो धीरे धीरे कार्टिलेज आइलैंड्स बनते हैं और धीरे धीरे वो पूरा कार्टिलेज खत्म हो जाता है। और सेम उसी टूटी हुई सड़क की तरह ये सीवियर अर्थराइटिस हो जाती है। तो जैसे कि हम उसमें जाते हैं तो हमें तकलीफ होती है, वैसे ही आप इस बात पे सोचो कि अगर आप ऐसे ही घुटने पे चल रहे हो जिसमें अंदर कार्टिलेज के बड़े बड़े खड्डे हो रखे हैं कार्टिलेज में, तो चलना कितना डिफिकल्ट होगा। तो ये सेम सिचुएशन तब की है जब ग्रेड 4 हो जाता है, यानी कि इसको हम एक्सरे के बेस पे ग्रेडिंग में लेते हैं, ग्रेड 1, 3, 4। आमतौर पे दोनों जॉइंट के बीच में स्पेस नॉर्मल होता है, पर धीरे धीरे ग्रेडिंग के साथ उसमें थोड़ा घिसाव आता है, छोटी छोटी हड्डियां बढ़ने लग जाती हैं, सरफेस रफ हो जाती है और बीच में जो जॉइंट स्पेस है वो कम होने लग जाता है। और उसके बाद धीरे धीरे ग्रेड 4 में ये सब जो स्पेस है वो लगभग पूरा खत्म हो जाता है, बहुत सारी छोटी हड्डियां निकल आती हैं और वो तब ऐसी कंडीशन होती है कि जिसमें आपको हर समय बिना एक्टिविटी के भी दर्द होता है, कि आप बैठे हो तो भी दर्द हो रहा है, के समय रात में जब सो रहे हैं सुबह उठते हैं तब बहुत पेन होता है ऐसे लोगों को, एक दो कदम लेना भी मुश्किल हो जाता है। यानी कि जब आपके दिलो दिमाग पर दर्द हावी हो जाए तो आप समझें कि ये सीवियर स्टेज आ चुकी है। तो ये सिम्टम्स को हमें सही समय पर पहचानना होगा, जितना जल्दी हम पहचानेंगे उतना जल्दी हम उनके ऊपर काम कर पाएंगे। यस, सो सिम्टम्स तो हमने जान लिए हैं कि ऐसे ऐसे तकलीफ हो तो समझ लीजिए कि आपको आर्थराइटिस है। बट अभी उसकी ट्रीटमेंट, जैसे हम नॉर्मल लाइफ में क्या कर सकते हैं, एक्टिविटी हो सकता है, कोई एक्सरसाइज हो सकता है, तो व्हाट कैन बी द डेली लाइफस्टाइल हैबिट्स दैट कैन हेल्प अवॉइडिंग दिस? मैंने आपको दो एग्जांपल दिए, एक मैंने फैन की एनालॉजी बताई आपको और एक रोड की बताई। हम ट्रीटमेंट भी उन्हीं के फॉर्मेट में बात करेंगे कि जैसे कि अगर आप पंखे का या किसी भी मशीन का लगातार सर्विसिंग कर रहे हो तो उसके खराब होने के चांस कम हो जाते हैं। सही ग्रीसिंग कर रहे हो, प्रॉपर मूवमेंट्स हैं, या सड़क है, सड़क जो बनी तो उस समय हम ध्यान रख रहे हैं उसका कि अननेसेसरी लोड्स नहीं है, हमने ब्रेकर्स बना रखे हैं ताकि आगे स्ट्रेस कंट्रोल हो सके। वैसे यहाँ पर है कि सबसे पहली चीज है स्ट्रेस रिडक्शन फ्रॉम द जॉइंट। जॉइंट पे जो आने वाला स्ट्रेस है हम उसको जितना कम कर सकें उतना अच्छा। तो उसको कम करने के तरीके क्या है? सबसे पहला तरीका है कि हम जितने बेहतर शूज पहन सकते हैं उतने बेहतर शूज पहने ताकि जॉइंट पे कम से कम असर आए। इसके अलावा जो ऐसी एक्टिविटीज जो जॉइंट के ऊपर बहुत सारा लोड डालती हैं उनको कम करना, जैसे कि लगातार खड़े रहना, जैसे कि सीढ़ियां चढ़ना उतरना। बहुत सारे लोग मुझसे सवाल पूछते हैं कि साहब सीढ़ियों पे तो लिखा होता है यूज स्टेयर्स एंड स्टे हेल्दी, तो मैं कई बार उनको पूछता हूँ कि जो ऊपर स्टार लगा है वो इनविजिबल है वहाँ पे। अगर आप 40 से ऊपर हो और आपको शुरुआती तकलीफ है तो वो स्टार आपको खुद से देखना पड़ेगा, क्योंकि तब आप जब उन सीढ़ियों से चढ़ रहे हो तो वो आपके ज्वाइंट पे लोड बढ़ा रहा है। आप ये जरा सोचो कि जब जमीन से हम खड़े होते हैं तो जोड़ों पे 10 गुना ज्यादा वजन आता है। जी। अगर आप एक बार अपना जमीन से उठ के खड़ा होना कम करते हो तो आप जोड़ों को 10 गुना तक आराम पहुंचाते हो। तो सबसे पहली चीज स्ट्रेस रिडक्शन एंड एक्टिविटी मॉडिफिकेशन। दूसरी चीज है वेट रिडक्शन। जैसे हमारे जॉइंट्स हैं उनके ऊपर अगर लोड बढ़ता जाता है, अगर हमारा शरीर का वजन अचानक बहुत बढ़ गया तो जॉइंट्स पे लोड बहुत ज्यादा आएगा और इसकी वजह से बहुत सारे ऐसे लोगों को जो सडन वेट गेन करते हैं उनका पेन बढ़ जाता है। तो अपने वेट को वॉच करते रहें, वेट जितना कंट्रोल में रहेगा उतना जॉइंट्स पे लोड कम आएगा। तीसरी चीज है कि अगर हम रेगुलर एक्सरसाइजेस कर रहे हैं किसी भी फॉर्म में, आप अपनी जगह पे होकर जंप भी कर सकते हो, तो इसलिए एक्सक्यूज का कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आप केवल अपनी जगह खड़े हो तो आप ये नहीं कह सकते नहीं भाई मेरे पास पार्क नहीं है मैं जा नहीं सकता। आप अपनी जगह पे खड़े होकर के 30 मिनट जंपिंग करो, वो भी एक्सरसाइज है। शैडो बॉक्सिंग कर सकते हैं, ताई ची कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज जो कि आपकी एनर्जी डेसिपेट कर रही हैं और जॉइंट एक्टिविटी दे रही हैं, वो एक्टिविटीज कर सकते हो। और एक आकलन के अनुसार अगर आप हफ्ते में 2 दिन भी 30 मिनट से ज्यादा एक्सरसाइज करते हो तो आप जॉइंट आर्थराइटिस के चांस को 47% तक कम कर सकते हो। तो ऐसे लोग जिन्होंने अपना वजन बढ़ा रखा है उनके लिए एक ही मैसेज है, वॉक डेली एंड रिड्यूस डेली।
जितना Yes. बेली कम होगा उतना आपके जॉइंट पे लोड कम आएगा। लोड कम होगा। Yes. इसके बाद अगली चीज है आपका खान पान। हम्म। आप डाइट में बहुत सारी ऐसी चीजें कर सकते हो कि जिनसे कि आपकी आर्थराइटिस इंप्रूव हो सकती है, और हम्म। ऐसी सारी चीजें डाइट से हटा सकते हो जिनसे कि आपकी आर्थराइटिस वर्सन हो सकती है। हम्म। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है और सबसे इजीली अवेलेबल ऑप्शन है। अगर हम देखें, ऐसे भी कोई भी चीज जो फ्राइड है, डीप हम्म। फ्राइड है, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं न केवल हमारे वजन को बढ़ाती हैं, बल्कि हार्ट की डिजीजेस का चांस भी बढ़ाती हैं और बाकी बीमारियों को भी बढ़ाती हैं। और Yes. वहीं ये वजन बढ़ाने के साथ साथ हमारे जॉइंट को भी नुकसान पहुंचाती है। तो जो ऐसी चीज जैसे जिन लोगों को आर्थराइटिस है, उनको बहुत ज्यादा मात्रा में कॉर्न ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, जिनमें कि ओमेगा 6 फैटी एसिड्स हैं, वो नहीं लेना चाहिए। प्रोसेस्ड मीट ये नहीं लेना चाहिए। Okay. कोई भी ऐसा जो सैचुरेटेड फैटी एसिड से युक्त जो खाद्य पदार्थ हैं, उनका कम से कम सेवन करना चाहिए। और अब वहीं अगर हम अपने फूड में ऐसे सोर्सेस को इंक्लूड करें जो कि एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर हैं, कैल्शियम से भरपूर हैं, तो वो हमारे जॉइंट्स के लिए भी उतने ही फायदेमंद हैं। याद करें, न केवल अपने जॉइंट के लिए बल्कि ओवरऑल इम्यूनिटी के लिए। कोविड में अगर आपको याद हो तो विटामिन सी खाने की सलाह दी जाती है जी। क्योंकि दैट इज एंटीऑक्सीडेंट। सो Antioxidant. लीफी वेजिटेबल्स, इसके हम्म। अलावा कच्ची हल्दी, कच्ची अदरक, आंवला, और अपने यहाँ तो गुजरात में बहुत लंबे टाइम से लोग इसको कट करके खाने में शुरू कर देते हैं जब ठंडी आती है। हाँ। तो वो बहुत अच्छी हैबिट है, उससे काफी सारा एंटीऑक्सीडेंट फ्री में बिना दवा के वो हमें मिल जाता है। Yes. और इसके अलावा जो कैल्शियम के सोर्सेज हैं जैसे कि पनीर, दूध, छाछ, सोयाबीन, प्रोटीन के जो सोर्सेज हैं गुड, वो अपने भोजन में हमें संतुलित रूप में लेने चाहिए। जितना पोषक तत्वों से भरपूर हमारा भोजन होगा, उतना हमारी मांसपेशियां मजबूत होंगी, उतनी हमारी बोन्स मजबूत होंगी। ये तो वो बातें हैं कि जो हम खुद से कर सकते हैं, विच इज पार्ट ऑफ सेल्फ मैनेजमेंट प्रोग्राम। Yes. कि ये हमारे हाथ में है। मैं अपने मरीजों को अधिकतर ये चीज बोलता हूँ कि अभी बीमारी उस स्टेज में है जहां आपको काम करना है। अगर आपने काम नहीं किया तो फिर मुझे काम करना पड़ेगा। Yes. तो बेसिकली ये सेल्फ मैनेजमेंट आपके हाथ में है। आप इसको अच्छे तरीके से अगर करते हो तो हमारे पास आने की जरूरत कम पड़ेगी। इसके बाद जो ट्रीटमेंट है, उसके पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा जो बहुत जरूरी है कि आर्थराइटिस से आमतौर पर महिलाएं ज्यादा पीड़ित होती हैं, 60 to 70%। और बहुत सारे लोगों का ये सवाल होता है कि ऐसा क्यों। तो बहुत सारे दर्शक जो हमारे साथ आज यहाँ जुड़े हुए हैं देश के विभिन्न भागों से, उनकी जानकारी के लिए मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि महिलाओं के साथ एक फिजियोलॉजी जुड़ी हुई है कि जो उनको रजो निवृत्ति होती है, यानी कि मेंस्ट्रुएशन होता है। उस टाइम पे उनकी बॉडी में हार्मोन्स अचानक ही कम हो जाते हैं और उसके बाद बोन सॉफ्ट होने लग जाते हैं। और इससे पहले एक और फिजियोलॉजी हुई होती है, वो है प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के बाद आमतौर पे हमारे यहाँ एक्सरसाइज प्रेगनेंसी के बाद करने की आदत नहीं है, जिसकी वजह से लोग वजन बढ़ा लेते हैं। और अमूमन हमने देखा है कि एक प्रेगनेंसी के बाद 3 से 4-5 किलो वजन महिलाओं का बढ़ जाता है। 2 प्रेगनेंसी के बाद में 5 से 10 किलो वजन। तो ये बढ़ा हुआ वजन और खोखली हड्डियां, ये नीम के ऊपर करेले जैसी है। और इसी वजह से जो हमारे पास महिलाएं आती हैं, वो करीबन 60 से 70% भाग आर्थराइटिस के रोगियों का बनाती है। और दूसरी एक और बड़ी चीज कि आर्थराइटिस के रोगियों का वो भाग तो बनाती हैं, जो उनकी उम्र है प्रेजेंटेशन की, वो भी अर्ली है। जो उम्र देखी जाती है वो करीबन 65 के आसपास, महिलाओं में जो उम्र है वो 55 से 60 के बीच, यानी कि पुरुषों से एक दशक, आधा दशक पहले महिलाएं डॉक्टर्स के पास आर्थराइटिस की समस्याएं लेके आती हैं। और पिछले मेरी प्रैक्टिस के 10 साल में मैंने ये देखा कि ये उम्र पीछे घटी है। यानी जो लोग पहले 65 में आते थे, वो 60 में, 55 में आ रहे हैं। जो लोग 60 में जो महिलाएं आती थी, अभी वो उम्र एवरेज 55 होने लगे, ये 50 होने लगे।
और कहीं ना कहीं इसके लिए हम खुद जिम्मेदार हैं। जो हमारी अनियंत्रित जीवन शैली है, जो हमारा खान पान है, जो हमारे दैनिक दिनचर्या में बदलाव है, वो कहीं ना कहीं इसके बहुत महत्वपूर्ण कारण है। तो यस अभी तो आप ये समझ रहे हो कि ये समस्याएं हमें दो वजहों से आई, यानी कि प्रेगनेंसी और उसके बाद जो हमारा मेंस्ट्रुएशन। यस तो वहीं पर हमें ये भी समझना पड़ेगा, सॉरी मेंस्ट्रुएशन है, मीनोपॉज, मैं गलत वर्ड बोल रहा था, मीनोपॉज, रजत। तो जो ये दो समय हैं, इन पे हमें खास ध्यान रखना पड़ेगा। तो मेरा संदेश है सभी महिलाओं को, और न केवल महिलाओं को बल्कि उनके परिवार में रहने वाले सभी पुरुषों को, कि महिलाएं हमारे परिवार की धुरी हैं और वो हमारे परिवार के लिए इतना सारा काम कर रही हैं। तो क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि हम उन्हें जागरूक करें इस चीज के लिए, यस और हम उन्हें समझाएं कि जितना आप हमारा ख्याल रखते हो उतना ही ख्याल खुद का रखो। प्रेगनेंसी के टाइम पे एक्सरसाइजेस के साथ, डाइट के साथ हम वजन को कंट्रोल करने में हेल्प करें। और जब मीनोपॉज होता है उसके बाद में जो बोन्स की कंडीशन है उसको डॉक्टर के साथ मिल करके और प्रॉपर कंसल्टेशन ले करके उसका जो हार्मोन रिप्लेसमेंट है और या जो ट्रीटमेंट है उसको स्टार्ट करें। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन हमें देखने को मिल सकता है। यस क्योंकि मेरा मैसेज यही है कि जो प्रेजेंटेशन है हमारे पास पेशेंट्स का, वो तब है जब वो लोग सीवियर कंडीशन में होते हैं। ओके अगर ये प्रेजेंटेशन 10 साल पहले बढ़ जाए, जो लोग मेरे पास 55 में आ रहे हैं अगर वो 40 में आते हैं, तो मैं बहुत सारी ऐसी सलाहें जो प्रिवेंटिव एस्पेक्ट की हैं, यानी कि दवा, एक्सरसाइजेज, उनसे बहुत सारे लोगों को ठीक किया जा सकता है। जी इसलिए मैंने आपको बात करी सेल्फ मैनेजमेंट प्रोग्राम, हाँ, उसके कॉजेज हैं जो मॉडिफाइबल कॉजेज हैं उनके बारे में। अभी इसके बाद जो ऑप्शंस हैं वो ऑप्शंस ऐसे हैं कि जो ग्रेड्स के हिसाब से डिपेंड करते हैं। ओके जैसे बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जो शुरुआत में हमारे पास आ जाते हैं, तो उनके लिए ऑप्शंस हैं कि अगर अभी जॉइंट बहुत खराब नहीं हुआ है, थोड़े बहुत चेंजेस हैं, तो हम उनमें कुछ मिनिमली इन्वेजिव जो प्रोसीजर्स होते हैं उनके साथ में बेहतर उनके दर्द का निवारण कर सकते हैं। पर याद रहे, आर्थराइटिस यानी गठिया ये समाप्त होने वाली बीमारी नहीं है, और ये बीमारी ही नहीं है, एक शारीरिक परिवर्तन है। ये उतना ही सामान्य है जैसे हमारे बाल सफेद होते हैं, जैसे हमारे आंख में मोतिया आता है, वैसे घुटनों में घसारा आता है। तो इसको लेकर के हमें बहुत चिंता करने या परेशान होने की जरूरत नहीं है, बल्कि जागरूक रहने की जरूरत है। हम जागरूक रहेंगे तो हम न केवल इसके आगे बढ़ने की दर को कम कर सकते हैं, बल्कि जो लोग इसकी जद में आते जा रहे हैं उसको भी रोकथाम कर सकते हैं। तो ये मैंने बात करी आपसे जो एस्पेक्ट थे, जो प्रिवेंटेबल और सेल्फ मैनेजमेंट प्रोग्राम, उनके बारे में। और एक और महत्वपूर्ण बात कि जो हमारी हड्डियां हैं वो कैल्शियम से बनी हुई है। तो अगर हम सही समय पर अपना विटामिन डी और B12, ये जो एसेंशियल विटामिन हैं, इनका सेवन करा करके और प्रॉपर ट्रीटमेंट ले रहे हैं, तो जो विटामिन डी है वो हमारे कैल्शियम मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। अगर वो सही मात्रा में हमारे शरीर में है तो कैल्शियम ज्यादा बेहतर तरीके से बोन्स में डिपॉजिट होगा और बोन्स उतनी ही स्ट्रांग होंगी। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम विटामिन डी को समुचित मात्रा में अपने शरीर में मेंटेन करें। और इसमें विडंबना यानी कि सबसे बड़ी आयरनी ये है कि अभी मेजॉरिटी लोग जो काम कर रहे हैं वो एसी ऑफिसेज में काम कर रहे हैं। आप भी एसी में बैठे हुए हो, मैं भी यहाँ से एसी में बात कर रहा हूँ। हमारा सन एक्सपोजर बहुत कम हो गया है, जिसकी वजह से विटामिन डी की डिफिशियंसी बढ़ गई है। इसलिए हमें कहीं ना कहीं उस पर भी काम करना पड़ेगा। इसलिए समय समय पर अपने डॉक्टर की सलाह लेते रहें, और जो विटामिन डी और B12 का जो सप्लीमेंटेशन है उसको डॉक्टर की सलाह के अनुसार लेकर के उनको अपने शरीर में समुचित मात्रा में मेंटेन रखें, तो काफी कुछ चीजें इससे मेंटेन हो सकती हैं। यस यस बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग दी आपने डॉक्टर, सिम्टम्स से लेके लाइफस्टाइल मैनेजमेंट से लेके। आई एम श्योर व्यूअर्स को बहुत ही फायदेमंद होगा ये आपका अवेयरनेस जो भी है। सो थैंक यू फॉर दैट। एंड अभी हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे, कि मैं जानना चाहूँगी और व्यूअर्स भी जानना चाहेंगे कि ट्रीटमेंट ऑप्शंस जब हम डॉक्टर से सलाह लेते हैं
सो कब उन्हें जाना चाहिए? व्हेन इज द टाइम? कब उनको कंसल्ट करना चाहिए? जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको कंसल्ट तब करना चाहिए जब आपको पहली बार तकलीफ आई। आपको इस बात का इंतजार नहीं करना चाहिए कि आपके घर वालों की जब सलाह खत्म हो जाए, जब आपके पड़ोसी की सलाह खत्म हो जाए, जब आपके चाय वाले की सलाह खत्म हो जाए, जब आपके सब्जी वाले की सलाह खत्म हो जाए, तब हम डॉक्टर के पास जाएं। एक्चुअली तब तक इतना समय निकल जाता है कि आमतौर पर हमारे पास जो मरीज आते हैं, उनको बहुत बार हम सर्जरी की सलाह देते हैं। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे एक भ्रम को दूर करना चाहूंगा कि हमारे पास जो पेशेंट आते हैं, उनमें से केवल 10% लोग ही ऐसे होते हैं जिनको एक्चुअली हम सर्जरी की सलाह देते हैं या जिनको सर्जरी की जरूरत होती है। तो मन में बहुत सारे लोग जो ये भय या भ्रम रखते हैं कि हम डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर सर्जरी के लिए बोलेंगे, वो गलत है। डॉक्टर आपको आपके हिसाब से देख करके और फिर ट्रीटमेंट करेंगे। क्योंकि यहाँ पर आर्थराइटिस के साथ समस्या ये है कि एक ही ट्रीटमेंट सारे लोगों में काम नहीं करता। हम बेसिकली टेलर्ड अप्रोच के साथ काम करते हैं कि जहाँ पेशेंट को एग्जामिन करके उसके लिए क्या जरूरी है, उस पर्टिकुलर पेशेंट के लिए वो ट्रीटमेंट। आपके बड़े भाई की शर्ट आपको नहीं आएगी, आपके पापा की शर्ट आपको नहीं आएगी, तो वैसे इस सब के लिए एक टेलर्ड और कस्टमाइज अप्रोच है और हमें उसके साथ ही आगे बढ़ना चाहिए। तो इसलिए सबसे सही टाइम है कि जब पहली बार तकलीफ हो, जब आपको लगे कि अभी मुझे तकलीफ होनी शुरू हुई है, उसी समय डॉक्टर की सलाह लें। और महिलाओं के लिए सबसे जरूरी है कि जब उनका मेनोपॉज का टाइम है, तब वो उस समय अपने नजदीकी डॉक्टर से सलाह लें और अपने हड्डियों के और जोड़ों के स्वास्थ्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए प्रयासरत रहें। Yes. Awareness is key every time, always. सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही रहेगा कि जैसे आपने कहा कि लोग बहुत ही डिलेमा में रहते हैं, बहुत ही कंफ्यूजन में रहते हैं कि कब उनको जाना चाहिए, क्या मुझे बहुत बड़ी बीमारी हो गई है, आर्थराइटिस हो गया है एंड ऐसा। सो क्या मेंटल स्ट्रेस भी इसमें कंट्रीब्यूट करता है आर्थराइटिस में? असमा, मैं कहना चाहूंगा आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है और बहुत कम लोग एक्चुअली इन एस्पेक्ट्स पे ध्यान देते हैं। ऐसा मानना है कि कोई भी बीमारी, उसके दो बड़े एस्पेक्ट हैं। वन इज फिजिकल एस्पेक्ट एंड अनदर इज साइकोलॉजिकल और मेंटल एस्पेक्ट। इसमें अधिकतर बार क्या होता है कि हम जब डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो कई बार फिजिकल एस्पेक्ट्स तो फुलफिल हो जाते हैं, लेकिन भाई कई बार जो साइकोलॉजिकल या मेंटल एस्पेक्ट है वो अनएड्रेस्ड रह जाते हैं और उनको इससे तकलीफें बढ़ती हैं। मैं आपको समझाना चाहूंगा कि आर्थराइटिस में किस तरीके से इसका मेंटल इफेक्ट आता है। अभी जैसे आप हैं, आप अच्छी खासी एक्टिव हैं, सारे काम कर रहे हैं, अचानक किसी वजह से ग्रेजुअली आपका धीरे धीरे काम करना बंद हो जाए और जैसा आप पहले कर रहे थे वैसे काम नहीं कर पाए, तो क्या आपको अच्छा लगेगा? बहुत ही डर लगेगा कि अचानक से क्या हो गया। ये सेम परिस्थिति हमारे उन मरीजों के साथ है, क्योंकि आमतौर पे जो इसमें पेशेंट्स हैं वो ज्यादा उम्र वाले हैं। तो कई बार उनको ऐसा लगता है कि हमने बेटे से कहेंगे, बेटी से कहेंगे तो उनको समय निकालना पड़ेगा या उनको बर्डन होगा। तो मेरी उनसे गुजारिश है कि बच्चे आपके लिए ही हैं और आप अपनी बात अगर उनको आज सही समय पे कह रहे हैं तो शायद वो काम ज्यादा आसानी से और कम तकलीफ में और कम खर्चे के साथ हो सकता है। लेकिन अगर आप उसे सहन कर रहे हैं तो वो टाइम लंबा निकलता चला जाता है और यूजुअली क्या होता है कि आपकी जो डेली एक्टिविटीज है वो छूटने लग जाती है। पहले आपने किया कि भाई मेरे को दर्द होता था तो मैंने बाहर मेरे सत्संग में सोशल सर्किल में जाना छोड़ दिया, लेकिन वो सोशल सर्किल से कटना केवल सोशल सर्किल से कटना नहीं था, क्योंकि क्या हुआ कि धीरे धीरे आपका एक डिटैचमेंट स्टार्ट हुआ। आप अपने फ्रेंड से दूर हो गए, जो आपके मन में बाकी परेशानियां होती थी जो आप उनसे शेयर करते थे और कहीं ना कहीं उस स्ट्रेस से ऑफलोड रहते थे, वो बढ़ने लगे। फिर वही आपको अंदर ही अंदर दिमाग में चल रहा कि अरे पहले तो मैं जाती थी खुद से पानी ले लेती थी, अभी मैं किससे पानी मांगू, क्या करूं। आप सोचो दर्द को कि किसी से पानी मांगना पड़े, कितना कितना तकलीफ वाला है। धीरे धीरे ये चीजें आपको इम्पैक्ट करने लग जाती हैं और ये समस्याएं वहां और गहरी हो जाती हैं जब हम बात करें रूमेटॉइड आर्थराइटिस की या उन लोगों की जो कम एज में आर्थराइटिस हो रही है। आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि बहुत सारे लोग समझते हैं कि आर्थराइटिस केवल बूढ़े लोगों की बीमारी है। आर्थराइटिस
करीबन 24% ऐसे लोगों को अपना शिकार बनाती है जो 24 साल से कम है। तो बहुत बार अगर कोई आपका फ्रेंड, आपका स्पाउस आपको बोलता है कि मेरा मन नहीं है आपके साथ जाने का, तो इट्स नॉट मूड, इट माइट बी आर्थराइटिस। अगर वो बोलते हैं कि मुझे काम करने में अरुचि हो रही है, अनिच्छा हो रही है, तो हो सकता है कि ये इनिशियल सिम्टम हो। Yes. फटीग वो भी एक सिम्टम है। तो इसमें क्या है कि आपको समझना पड़ेगा और तभी आप उनका जो मेंटल स्ट्रेस है वो कम कर सकते हो। Yes. तो ये जो सोशल डिटैचमेंट है, जो मूवमेंट का लॉस है, ये धीरे धीरे साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट करता है। और मैंने ऐसे भी पेशेंट देखे हैं जिनके बिहेवियर में चेंज आने लगे। तो इसलिए इसके साइको सोशल इम्पैक्ट को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए और उसको मैनेज करने में न केवल डॉक्टर की बल्कि परिवार के सभी सदस्यों की पूरी सहयोगिता और सहभागिता की जरूरत होती है। यस यस, बहुत सही बात कही आपने डॉक्टर। जो भी हमारे फ्रेंड्स हैं, फैमिली है, सभी को ऐसा अवेयर रहना चाहिए, सभी को एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए। बिल्कुल सही। एंड जो हम बात करते हैं सोशल, जो भी एक्टिव है, सोशल एक्टिविटीज़ हैं, फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं, वो हमेशा कंटिन्यू रहनी चाहिए टिल लास्ट। एंड जैसे आपने कहा कि बहुत सारे मेडिकेशन अवेलेबल हैं, कभी-कभी मेडिकेशन के बिना भी आर्थराइटिस जैसी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। सो साइंस बहुत एडवांस हो चुका है। सो आप कुछ एडवांसमेंट्स के बारे में, जैसे मिनिमली इन्वेसिव सर्जरी है, वो तो बहुत बड़ी बात हो गई, पर छोटे से छोटे मेडिकेशन भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे जाते हैं। सो क्या आप उनके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? अभी अगर हम बात करें आर्थराइटिस की, तो आर्थराइटिस में जो ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं वो दो चीजों पे काम करते हैं। एक तो आपके पेन कंट्रोल पे और दूसरा आपके फंक्शन रिस्टोरेशन पे। तो जब हम दवाओं की बात करते हैं तो दवाओं में जो हमारे पास ऑप्शन है वो अधिकतर पेन कंट्रोल के हैं। अभी जो नया एडवांसमेंट है वो बहुत सारे टारगेटेड मॉलिक्यूल्स पे है, जो कि पेन जो मीडिएटर्स होते हैं, ऐसे सब्सटेंस जो पेन जिनकी वजह से आता है, वो उनको न्यूट्रलाइज करने में, उनको रिवर्स करने में मदद करते हैं। लेकिन जहां पेन कंट्रोल करने के टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट आ रहा है, वहीं दूसरी तकलीफ की चीज ये है कि पेन किलर्स जो हैं उनके कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट शरीर के बाकी हिस्सों में भी आते हैं। तो जहां तक बने और जहां तक अर्ली ग्रेड्स हैं आर्थराइटिस की, उनमें जितना हम सेल्फ मैनेजमेंट के साथ आगे बढ़ेंगे उतना हमें ज्यादा लाभ होगा। इसके अलावा अगर हम देखें तो मिनिमली इन्वेजिव मेथड्स में हमारे पास इंजेक्शंस के मेथड हैं। उनमें भी जो सबसे ज्यादा जो अप्रोच पे काम चल रहा है वो रिजनरेटिव मेडिसिन पे काम चल रहा है। रिजनरेटिव मेडिसिन में दो तरीके के ऑप्शंस हो सकते हैं, जैसे सेल थेरेपीज हो सकती हैं। इसके अलावा जो कार्टिलेज रिस्टोरेशन थेरेपीज होती हैं, जो ऑर्थोस्कोपिक सर्जरीज हैं, जिनमें हम कॉन्ड्रोसाइट ट्रांसफर करते हैं, एक नॉन वेट बेरिंग पार्ट से कुछ कार्टिलेज को लेकर के दूसरी जगह पे हम ग्राफ्ट करते हैं और वो ग्रो होकर के आसपास के एरिया को रिपेयर करता है। इसी तरीके से स्टेम सेल का ऑप्शन है और हम निकट भविष्य में यहाँ पे एचसीजी हॉस्पिटल में भी सेल थेरेपी का ट्रायल स्टार्ट करने जा रहे हैं, विच इज अंडर प्रोसेस। तो जो ऐसे पेशेंट हैं जो ग्रेड 1 ग्रेड 2 आर्थराइटिस से जूझ रहे हैं, उनके लिए ये एक बहुत अच्छा मौका साबित हो सकता है। इसमें आमतौर पे हम करते ये हैं कि हमारे शरीर में जो ब्लड है या मैरो है, उसमें कुछ ऐसी सेल्स होती हैं जिनकी प्रॉपर्टी रिजनरेटिव होती है, यानी कि जो शरीर में रिपेयर का काम करती है। तो शरीर के दो भागों जैसे कि जो से और बोन मैरो से कुछ सेल्स को लेकर के उनको ग्रो किया जाता है, उनसे कुछ इंजेक्शंस बनाए जाते हैं और उनको जॉइंट्स में दिया जा सकता है। तो ये दो मेथड है जो मिनिमली इन्वेजिव टेक्निक पे काम करते हैं। और इसके बाद जो मेथड्स आते हैं, जिन लोगों को बहुत सीवियर डिफॉर्मिटीज हैं, बहुत तकलीफ है, हर समय तकलीफ रहती है, पेन रहता है, उनके लिए फिर जो ट्रू सर्जिकल मेथड्स हैं वो काम में आते हैं। ओके, जैसे आपने कहा कि आर्थराइटिस जो है, शुरुआत में आपने कहा था कि एज के साथ बढ़ता है, एंड वी ऑल्सो, हम ऐसा भी सुनते हैं कि जिसको ज़्यादा फिजिकल एक्सर्शन हो उसको भी आर्थराइटिस के चांसेस ज़्यादा हैं। कोई ज़्यादा वजन उठा रहा है या ज़्यादा बोन्स पे ज़्यादा प्रेशर हो रहा है। सो ऐसी कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जनरली, कौन से ऑक्यूपेशन में ऐसे हैजर्ड्स हो सकते हैं? देखिए, इसमें मैं एक चीज आपको समझाना चाहूंगा कि अगर हम कोई एक्टिविटीज बहुत लंबे टाइम से कर रहे हैं और एक संतुलित तरीके से कर रहे हैं, जहां हम अपने जोड़ों पे आने वाले स्ट्रेस का ध्यान रख रहे हैं
तो काफी हद तक इन चीजों को न्यूट्रलाइज किया जा सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे काम जिनमें कि आपको लगातार नीचे उठने बैठने का काम है, लगातार खड़े रहने का काम है, या जिनमें बार बार पैर को मोड़ने और सीधा करने का काम है, अगर वो हम लगातार करते हैं तो कहीं ना कहीं ओवर यूज की वजह से हमें, और छोटी छोटी जो इंजरीज है, यानी जिसको माइक्रो इंजरीज बोलते हैं, उनके एक्यूमुलेशन की वजह से आर्थराइटिस बढ़ती है। तो हम इसमें अपना काम, अगर बहुत ज्यादा तकलीफ है तो हमें काम भी बदलना पड़ता है, लेकिन अगर शुरुआती तकलीफ है तो अपने काम में मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं। जैसे कि मैंने शुरुआत में बताया आपको कि हम बेहतर शूज पहन सकते हैं, कैप्स पहन सकते हैं, ब्रेसेस यूज कर सकते हैं, और अगर ऐसा है तो हम सपोर्ट्स यूज कर सकते हैं। तो ये सारे वो ऑप्शन हैं जो कहीं ना कहीं सेम काम करते हुए भी हम अपने जॉब प्रोफाइल को मॉडिफाई कर सकते हैं। और एक सबसे खास बात कहूंगा, ऐसे लोगों को जिनकी उम्र ज्यादा है, तो किस तरीके से वो अपना ध्यान रखें और एक्टिव रहें आर्थराइटिस के साथ। अपने घर में सबसे पहली चीज है कि हमें फॉल प्रिवेंशन करना है, यानी कि जो कहीं हमें चोट लगे, गिर जाएं, ऐसी चीज को रोकना है। तो अधिकतर ऐसे लोगों को एक तो अपने घर को साफ सुथरा रखें, ज्यादा क्लटर नहीं रखें, ऐसे रैक्स जो जमीन पे फिसलते हैं उनको नहीं रखें, बाथरूम में हैंडल्स रखें, जो आपकी सीढ़ियां हैं, जो आपके फ्लोर्स हैं, उनमें आपको फुट स्विचेस रखें, क्योंकि आपके लिए इतना मुश्किल है तो स्विचेस आपके पैर के लेवल पे होने चाहिए, जो या तो सेंसर से या आपके पैर से ऑन हो सके। इसके अलावा ऑप्शंस हैं, जिन लोगों को हाथ में आर्थराइटिस है, हाथ के जॉइंट्स में, उनके लिए ग्रैबर्स और रीचर्स आते हैं, यानी कि आपको कोई सामान ऊपर से निकालना है तो ऊपर चढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऊपर चढ़ने के बाद आपके गिरने का खतरा बहुत ज्यादा है। तो आप ग्रैबर्स यूज करें, रीचर्स यूज करें, सामान को नीचे रेल्स पे रखें, प्लेटफॉर्म्स यूज करें। और बहुत सारे लोग जो कि ऐसे घरों में रह रहे हैं जहाँ सीढ़ियां हैं, उनके लिए ऑप्शन होता है कि वो लिफ्ट यूज कर सकते हैं। ये सारे वो ऑप्शन हैं जो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ को आसान बनाते हैं। अभी जैसे आप थोड़ी देर के लिए, एक उदाहरण से ये समझो कि आप अगर चाबी घुमाते हो, कितनी छोटी एक्टिविटी, हम इन 2 उंगलियों से पकड़ के ऐसे चाबी घुमाते हैं, लेकिन अगर मेरे इन दोनों जॉइंट्स में पेन है, इनमें आर्थराइटिस है, तो मेरे लिए कितना डिफिकल्ट टास्क होगा। इसके लिए अभी क्या होता है, की ग्रैबर्स आते हैं, की हैंडल्स आते हैं, आप अपनी की के ऊपर उन हैंडल्स को चढ़ा सकते हो, तो उनकी ग्रिप थिक हो जाती है और ज्यादा बेहतर हो जाती है, कि जिससे कि आप कम फोर्सेस में इन चीजों को यूटिलाइज कर सकते हैं। तो इस तरीके के जो एस्पेक्ट हैं, यानी कि अपने घर को हम जितना आर्थराइटिस फ्रेंडली बना देंगे उतना बेहतर हो जाएगा। मैंने इस पे पहले ब्लॉग्स भी लिखे हुए हैं, वो आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगे या मेरे प्रोफाइल पे भी आपको मिल जाएंगे, तो वो भी देख करके और अवेयर हो सकते हैं। सो यस व्यूअर्स, आप ये ब्लॉग ज़रूर पढ़िएगा अवेयरनेस के लिए, एक्सपर्ट से अवेयरनेस लीजिए, बिल्कुल एडवाइस लीजिए, एंड आर्थराइटिस को अवॉइड कीजिए, एंड अपने लव्ड वंस को भी अवेयर कीजिए इसके बारे में। जी बिल्कुल, सबसे जरूरी चीज है कि नॉलेज को अपने तक सीमित नहीं रखें, इसे डिसेमिनेट करें। जितने लोगों तक ये आगे जाएगा उतना ये एक मूवमेंट बनता जाएगा, उतने ज्यादा लोगों की जिंदगी में हम बदलाव ला सकेंगे। तो कहीं ना कहीं हम आर्थराइटिस एम्बेसडर कहलाएंगे, और सच्चे मायनों में हमें यही करना है। yes. और जो एपिडेमिक जो आपने कहा कि बहुत जल्दी आने वाला है, उसको बहुत इफेक्टिवली रोक सकेंगे अवेयरनेस के थ्रू। यस, करेक्ट। सो क्या हम अभी व्यूअर्स से क्वेश्चन लेना शुरू करें? बिल्कुल, क्योंकि तभी मुझे पता चलेगा कि कितने व्यूअर हमारी इन बातों को ध्यान से सुन रहे हैं और हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और हम अपने मिशन में कामयाब हो रहे हैं कि नहीं। यस, सो जब तक व्यूअर्स क्वेश्चन पूछ रहे हैं तब तक मैं भी आपको कुछ पूछना चाहती हूँ मेरी तरफ से। यस, सो हम जब गुजराती में कहते हैं वाह नो दर्द आवे छे, वाह, तो वाह और आर्थराइटिस इज द सिमिलर थिंग, राइट? और इट्स डिफरेंट? वी कैन से अप टू अ सर्टेन एक्सटेंट। वाह यानी कि जो वात का कॉन्सेप्ट है वो आयुर्वेद का कॉन्सेप्ट है, और मैं बेसिकली आयुर्वेदिक एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन मोर और लेस जब वो बात करना चाहते हैं वात के माध्यम से, तो वो जॉइंट में इन्फ्लेमेशन की ही बात कर रहे हैं।
ठीक है, वो Allergic condition. आर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, डिफरेंट काइंड ऑफ आर्थराइटिस, उनकी बात करते हैं। Okay. So yeah, I think एक क्वेश्चन आया था. It's not visible. So yes, और एक, हाँ yes, ध्रुव पूछ रहे हैं, what are some नॉन इन्वेजिव मिनिमली इन्वेजिव ट्रीटमेंट्स, क्या ट्रीटमेंट्स है आर्थराइटिस की? Yes. हमने तो, हाँ जी बोलिए जैसे कि please. मैंने आपको जो नॉन इन्वेजिव और मिनिमली इन्वेजिव ट्रीटमेंट हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं अभी, उनमें ऑप्शंस वही है कि जो सेल्फ मैनेजमेंट प्रोग्राम है और या जो इंजेक्शंस के ट्रीटमेंट है। जैसे कि कुछ केसेस में पेन कंट्रोल करने के लिए स्टेरॉइड के इंजेक्शंस भी दिए जाते हैं, कुछ जगह पे जॉइंट फ्लूइड के इंजेक्शन दिए जाते हैं, और या जो मैंने सेल थेरेपी की बात करी, ये डिफरेंट ऑप्शंस है जो इंजेक्शन के फॉर्म में आते हैं। इनके सबके अपने फायदे और नुकसान हैं। इनमें सबसे बेहतर जो मानते हैं वो सेल थेरेपी को मानते हैं, बट वो अभी एक्सपेरिमेंटल फेज में है, यानी इट इज अंडर क्लिनिकल ट्रायल्स। जो स्टेरॉइड और जो जॉइंट फ्लूइड के इंजेक्शन है, उनका जो लाभ है वो 2 महीने 6 महीने ऐसा हो सकता है, परंतु बहुत लंबा नहीं आता है। कुछ और ऑप्शन भी हैं, जैसे कि जो अपना आर्टेरियल एम्बोलाइजेशन है, उनके ऑप्शंस हैं, नर्व के एब्लेशन के ऑप्शंस हैं। ये भी छोटे छोटे प्रोसीजर हैं जो कुछ सिलेक्टिव केसेस में फायदेमंद होते हैं। Okay. तो इन ऑप्शंस को भी ट्राई किया जा सकता है। या अगर हम थोड़े मिनिमली इन्वेजिव और इसके अलावा ऑप्शंस देखें, तो जो ऑर्थ्रोस्कोपिक यानी दूरबीन से सर्जरी की जाती है, कार्टिलेज रिपेयर सर्जरीज होती हैं, कुछ इसके अलावा कॉन्ड्रोप्लास्टीज होती हैं, वो सारे ऑप्शंस भी हो सकते हैं। Okay. So moving on to the next question. If I have arthritis, what's the first step I should take in managing it based on what you shared? पहला कदम क्या होगा arthritis को मैनेज करने में? पहला कदम होगा सेल्फ रिकॉग्निशन। सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि हमारे सिम्टम्स क्या हैं और क्या वो आर्थराइटिस के हैं या नहीं। Yes. तो सबसे पहली चीज है सेल्फ रिकॉग्निशन ऑफ द सिम्टम, और फिर उसके बाद में आप अपने नजदीकी डॉक्टर से इसके बारे में सलाह ले सकते हैं, क्योंकि आप जितना जल्दी और जितना सही समय पर इंटरवीन करते हैं, उतना इफेक्टिवली हम इसको मैनेज कर सकते हैं। सो अर्लियर द डिटेक्शन, सो अर्लियर द प्रिवेंशन। Yes. Yes. Very true. So शिवानी, I hope आपको अपने डाउट का आंसर मिल गया होगा. And the next question is Parth, Dr. Parth, does going to gym, running marathon increase the risk of joint damage? अगर हम दौड़ते हैं तो joint damage का क्या रिस्क है? इसमें भी चीजें सारी वैसी हैं जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अगर आप प्रॉपर ट्रेनिंग के साथ दौड़ रहे हो या प्रॉपर शू गियर के साथ काम कर रहे हो, तो आपकी इंजरीज के चांसेस कम हो जाते हैं। जैसे कि अगर मैं जिम की ही बात करूं, जिम में बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं, साहब हम ट्रेडमिल कर सकते हैं या नहीं? तो मैं उनको बोलता हूं कि आप एब्रप्ट अगर स्टार्ट करोगे तो वो आपके लिए इंजूरियस हो सकता है। अगर आप काफी समय से कर रहे हो, प्रॉपर ट्रेनर, प्रॉपर कोच के देख रेख में, और बेहतर शू गियर के साथ में, और बेहतर मशीन्स पर, तो आपका जो डैमेज का चांस है वो कम होता है। लेकिन फिर भी अगर मैं कंपेयर करूं मैकेनिकल रनिंग को और आपकी नेचुरल रनिंग को, कि आप क्ले कोर्ट पे या क्ले ट्रैक पे अगर आप जॉगिंग कर रहे हो या रनिंग कर रहे हो, तो वो हमेशा ज्यादा बेहतर है, क्योंकि यूपी जो मैकेनाइज वॉकिंग है उसमें रिएक्शन फोर्स बहुत ज्यादा आता है और जॉइंट्स ज्यादा डैमेज होते हैं। अगर हम मैराथन की बात करें तो आमतौर पे लोग ये काफी लंबी ट्रेनिंग के बाद स्टार्ट करते हैं, और अगर आप प्रॉपर प्रिपरेशन, प्रॉपर ट्रेनिंग में स्टार्ट कर रहे हो तो इंजरी के चांसेस कम रहते हैं, पर इंजरी को नकारा नहीं जा सकता। कहीं ना कहीं हमें जो माइक्रो इंजरीज होती हैं उनके आफ्टर इफेक्ट हमें देखने को बाद में आर्थराइटिस के तौर पे मिल सकते हैं। Okay. Can we move to the next question, please? या बिल्कुल। Yes. Can you talk about the medicines that can help with arthritis and do they have any? I think we have covered this, but आप फिर भी shortly बात कर सकते हैं इसके बारे में। मैंने अभी अपने टॉक में पहले बताया कि जो हमारे पास मेडिसिन है वो अधिकतर पेन कंट्रोल के ऊपर वर्क करती हैं, और जो भी पेन किलर है उनमें अधिकतर में उनके साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो मेरी सलाह यही रहेगी कि कोई भी दवा खुद से लेने के पहले
अपने डॉक्टर्स की सलाह लें और उसके बाद ही दवाएं लें। यस यस। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग है, पिनाक जोशी का। इट विल बी डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन, पर मैं बता दूंगी कि इज आर्थराइटिस समथिंग दैट ओनली ओल्डर पीपल गेट और इट कैन हैपन टू यंगर? मैंने अपनी बातचीत में बीच में आपको बोला कि Yes. ऐसे लोग जो यंगर हैं वो अपने को ऐसा सोच के नहीं बैठे कि ये हमारे लिए नहीं है आज का वेबिनार, क्योंकि Yes. करीबन जो 40% पेशेंट्स हैं, सॉरी 24% पेशेंट हैं, करीबन 24% पेशेंट दे आर Yes. अंडर एज ऑफ 40 इयर्स। Yes. और जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस है और जो इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस, उनका बहुत बड़ा पार्ट हमें 16 साल 15 साल की उम्र से देखने को मिलने लग जाता है। Yes. So yes, younger इसलिए people. सावधानियों की जितनी जरूरत ज्यादा उम्र में है उतनी ही जरूरत कम उम्र में है, क्योंकि कम उम्र वालों के सामने जिंदगी ज्यादा है, ज्यादा लंबी है, तो उनको ज्यादा सावधानियों की और ज्यादा समझदारी की जरूरत है। Yes. So हमारा दूसरा अगला क्वेश्चन है, when I do cycling, रिंकू के तरफ से है ये क्वेश्चन, when I do cycling my knee pains badly, no other complaints, what might be the reason? साइकिलिंग के लिए भी मैं आपको बोलूंगा कि रिंकू, आपको अपनी टेक्निक पे काम करना चाहिए। जो साइकिलिंग है उसको हम दो तरीके से कर सकते हैं, एक हिप के फोर्सेस से और एक नी के फोर्सेस से। तो आपको पहले समझना पड़ेगा कि वो टेक्निक्स क्या हैं, और उसके बाद आप अपनी अगर टेक्निक को मॉडिफाई करते हैं तो आपके नी पेन पे काफी इंप्रूवमेंट आपको मिल जाएगा। और दूसरा एक सजेशन है कि जब भी साइकिलिंग करें, प्रॉपर स्पोर्ट्स गियर और जो प्रोटेक्टिव वियर्स हैं उनके साथ ही साइकिलिंग करें। साइकिलिंग एक ऐसा स्पोर्ट्स है जो कि अभी भी हमारे यहाँ पे बहुत वेल ऑर्गेनाइज वे में नहीं होता है, और हम उसको बहुत लाइटली लेते हैं, जिसकी वजह से कई बार बहुत सारी इंजरीज का हमें सामना करना पड़ता है। सजेशन यही रहेगा कि अभी जैसे जैसे थोड़े प्रोफेशनल्स बढ़ रहे हैं, तो जो लोग इस स्पोर्ट्स में ऑलरेडी काम कर रहे हैं, जो कोचेज हैं, उनके साथ में आपको पहले एक बार अपना असेसमेंट करना चाहिए टेक्निक का, आपकी साइकिल्स का आपको उनसे ओपिनियन लेना चाहिए, और उसके बाद ही आपको साइकिलिंग प्रॉपर्ली स्टार्ट करनी चाहिए। यस यस, बिल्कुल सही। एंड मैं कमेंट्स में पढ़ रही हूँ अपनी हमारी ऑडियंस को, बहुत बहुत ही इंफॉर्मेटिव लगा है ये सेशन। बहुत सारे लोग जैसे अशोक कुमार हैं, शिवानी है, इन सभी को बहुत अच्छा अवेयरनेस मिला है। सो आई एम बहुत अच्छी ग्लैड। बात है, अगर हम अपने इस मिशन में कहीं किसी रूप से कामयाब हो पाएंगे तो ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। और मैं सारे दर्शकों को जो हमारे साथ अभी इस वक्त जुड़े हुए हैं उनको एक बार फिर से मेरे हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। सो थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग। डॉक्टर प्रियंक गुप्ता, आपने बहुत ही अच्छे इंसाइट्स दिए, बहुत ही अच्छे एडवाइस दिए, इन्फॉर्मेशन दी, हमें बहुत ही अवेयरनेस मिला। आसमा, यहाँ पर बस मैं थोड़ा एक चीज के बारे में और डिस्कस करना चाहूंगा। ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स जिनको सीवियर डिफॉर्मिटीज हैं और जिनके पास अभी दवाओं या मिनिमली इन्वेजिव जैसा कोई ऑप्शन नहीं है, उनके लिए जो ऑप्शन अभी बचते हैं वो सर्जरीज के ऑप्शन। और अधिकतर लोगों का मैंने देखा हुआ है कि वो सर्जरीज के साथ में बहुत डरते हैं। तो मैं एक बात कहना चाहूंगा कि अभी जो हम सर्जरीज यहाँ पर कर रहे हैं उनमें जैसे कि पार्शियल नी रिप्लेसमेंट या टोटल नी रिप्लेसमेंट्स या HTO यानी कि बोन का रीअलाइनमेंट, ऐसी बहुत सारी सर्जरीज पॉसिबल हैं। हर एज के हिसाब से, जरूरत के हिसाब से सर्जरीज का नेचर बदल जाता है। रिप्लेसमेंट की बात करें तो जो रिप्लेसमेंट हम यहाँ कर रहे हैं वो इनहांस रिकवरी मॉड्यूल के साथ कर रहे हैं, जिसमें कि बहुत छोटे चीरे से, यानी कि लगभग 9 से 10 सेंटीमीटर के इंसिजन के साथ, और इसको मैं बोलता हूँ नो और मिनिमल मेमोरी स्कार, यानी बहुत ही छोटे स्कार के साथ, बहुत कॉस्मेटिक तरीके से हम 2 से 3 दिन में पेशेंट की एक्टिविटीज काफी हद तक रिगेन कर सकते हैं। बहुत सारे पेशेंट यानी कि करीबन 70 से 80% पेशेंट जब हम यहाँ से डिस्चार्ज करते हैं तो वो बिना किसी सपोर्ट के वॉक कर सकते हैं और वापस अपने घर जा सकते हैं। तो मेरा संदेश यही रहेगा, घबराएं नहीं, अपने डॉक्टर्स के साथ सलाह करें,
और बार बार अपने सवाल पूछें, और जब तक आपके डाउट्स क्लियर नहीं होते हैं तब तक सर्जरी का डिसीजन नहीं लें। जब भी सर्जरी का डिसीजन लें तो उस पे पूरी मजबूती के साथ, अपने मनोबल के साथ, अपने डॉक्टर की सलाह के साथ आगे बढ़े। रिकवरी बहुत तेज पॉसिबल है और आप देखेंगे कि आपके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आपका इंतजार कर रहा होगा। और यहीं पे एक चीज जो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा, मेरे कुछ पुराने पेशेंट्स के एक्सपीरियंसेस हैं जिन्होंने मेरी भी थॉट बदल दी। आज से करीबन 9 साल पहले, कुछ 2014-2015 में मुझे एक पेशेंट मिले जिनकी उम्र करीबन 96 इयर्स थी। मैंने उनको देखा, मैंने बोला आपको सर्जरी की जरूरत है अगर मैं आपके एक्सरे के हिसाब से देखूं, लेकिन आपकी उम्र ज्यादा है तो आपको मुझे नहीं लगता कि सर्जरी के लिए जाना चाहिए। क्योंकि मैं ऐसा सोचता था कि 96 है, ऑलरेडी उम्र इतनी सारी है, क्या करेंगे भी एक सर्जरी का रिस्क लेकर के या सर्जरी करा करके। उन्होंने मुझे बहुत अच्छा जवाब दिया। उन्होंने मुझसे बोला कि आपके हिसाब से ह्यूमन की लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है, यानी जीवन प्रत्याशा कितनी है? मैंने उनको बोला कि 70 साल 72 साल। तो बोले कि आप खुद सोचो, अभी 75 साल के आगे 20 साल में निकाल चुका हूं, और अगर ऊपर वाला मुझे और बोनस देना चाहता हो तो मैं उसकी तैयारी क्यों ना करूं। उनकी इस बात ने मेरे सोचने का पूरा नजरिया ही बदल दिया। कि जो लाइफ है वो लाइफ की लेंथ में नहीं है, उसका इंपॉर्टेंस लाइफ की क्वालिटी। इट्स योर क्वालिटी ऑफ लाइफ व्हिच मैटर्स एट द एंड। अगर आप घिसटते हुए जी रहे हो तो वो जिंदगी नहीं है। वही है कि जो आपने खुशी से, एक्टिवली, सक्रिय और सुचारू रूप से जी। तो एक्टिव लिविंग, एक्टिव एजिंग इज मोर इंपॉर्टेंट देन जस्ट लिविंग एंड एजिंग। इसलिए जरूरी चीज यही है कि हम जितने, और दूसरी एक और बताऊंगा, एक मेरे और पेशेंट थे, उनकी उम्र करीबन 80 साल थी। के आसपास हमने जब उनसे बात करी, उसके बाद उन्हें सर्जरी के लिए ले गए, तो मेरे एनेस्थेटिस्ट उनको एनेस्थीसिया दे रहे थे। तो एनेस्थीसिया के दौरान हमें गर्दन को आगे झुका के बैठना होता है। तो हमारे एनेस्थेटिस्ट ने उनको बोला कि माँ गर्दन आगे झुकाओ, आप कमर थोड़ी आगे झुकाओ। तो उन मरीज का जो जवाब था, बोले हम तो आपके पास सर उठा करके चलने आए हैं, आप हमसे झुकने की बातें कर रहे हो। तो ये वो लोग हैं जिनका मनोबल उस जगह पर है जो कहीं ना कहीं हमें भी मोटिवेट करके जाते हैं। तो मेरा जो संदेश है वो यही है कि आपके हाथ में जो लकड़ी है वो सहारे के लिए नहीं, वो एंजॉय करने के लिए होनी चाहिए। यानी कि अगर हम गुजराती में, अपने इंग्लिश में बोले तो स्टिक शुड बी नॉट फॉर वॉक बट टू रॉक। अरे લાકડી છે આ તમે ફરવા માટે નહીં, રમવા માટે તમારે હાથે હોવી જોઈએ। यस, बहुत खूब कहा आपने। तो मैंने इसीलिए ये संदेश दिया कि ऐसे लोग जिनकी बहुत सीवियर डिफॉर्मिटीज हैं, जिनकी लाइफ बहुत मुश्किल है, जो वॉकर के सहारे या व्हीलचेयर के सहारे या स्टिक्स के सहारे चल रहे हैं, उनकी लाइफ में बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन जॉइंट रिप्लेसमेंट पार्शियल या टोटल के साथ किया जा सकता है। और जैसा 10 साल 15 साल पहले अपनी लाइफ जी रहे थे, वो सारी चीजें वो कर सकते हैं। और अभी नए मॉडिफिकेशंस और नए इम्प्लांट्स के साथ न केवल आप 25 से 30 साल तक का जॉइंट की लॉन्जिविटी, यानी कि जॉइंट की आयु या आयुष्य आप सोच सकते हैं, बल्कि जो एक्टिविटीज पहले नहीं कर सकते थे वो एक्टिविटीज भी अभी कर सकते हैं, जैसे कि पैर मारना, पालथी मारना, ये सारी चीजें भी अभी आज के टाइम में नई सर्जिकल टेक्निक और नए इम्प्लांट्स के साथ पॉसिबल है। और एचसीजी हॉस्पिटल में लगातार हम पेशेंट के जीवन में ये परिवर्तन लाने के लिए प्रतिबद्ध हैं, और कैसे ये रिकवरी और फास्ट हो, इसके लिए लगातार हम यहाँ पर प्रयासरत हैं। तो मेरा सभी जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनको यही संदेश है कि जहां तक हो पहले कोशिश करें अपने लक्षणों को समझने की। अगर ये आर्थराइटिस के लक्षण हैं तो सही समय पर डॉक्टर की सलाह लें और सेल्फ मैनेजमेंट प्रोग्राम से इसकी शुरुआत करें।
आप Yes. जितना खुद से काम करोगे उतना डॉक्टर्स को काम करने की जरूरत कम आएगी। कम। उसके बाद भी अगर आराम नहीं मिलता है तो कुछ समय के लिए दवाओं के साथ में हम जो दर्द है उसको कुछ हद तक कंट्रोल कर सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं। परंतु यदि जो विकृतियां हैं या पैरों में टेढ़ापन है या जीवन की जो रफ्तार है अगर वो कम हो रही है, अगर आप शादी में थाली की बजाय कुर्सी ढूंढ रहे हो तो फिर सर्जरी के लिए सोचना चाहिए। और Yes. सर्जरी की वजह से एक हमारा नया रास्ता खुलता है हमारे सुचारू जीवन का और एक एक्टिव लाइफ का। Yes. थैंक यू डॉक्टर, इतनी अच्छे क्लोजिंग रिमार्क्स देने के लिए। हमारी ऑडियंस को बहुत ही मोटिवेशन एंड इंस्पिरेशन मिला होगा आपकी बातें सुनकर। मैं आपको थैंक यू कहना चाहूँगी इस सेशन में ज्वाइन होने के लिए। एंड ऑडियंस, अगर आपको आर्थराइटिस या ऑर्थोपेडिक्स के रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन या कंसल्टेशन की ज़रूरत हो तो हमारे डॉक्टर हैं, डॉक्टर प्रियांक गुप्ता, HCG हॉस्पिटल्स अहमदाबाद में। सो प्लीज़ उनको विजिट करिएगा, गाइडेंस लीजिएगा एंड एक हेल्दी हैप्पी लाइफ जिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आशमा आपके इस वंडरफुल सेशन के लिए, और सभी दर्शकों को जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको उनके अमूल्य समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आज एक बहुत बड़ा कदम उठाया है जानकारी लेने का, और एक इसके साथ अपने एक जिम्मेदारी जोड़ी है जानकारी को आगे बढ़ाने की। इस जिम्मेदारी को सही तरीके से निभाते रहिए, और आर्थराइटिस के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप मेरे नंबर पे भी संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर भी आप नोट कर सकते हैं, ये 93-139-44434। इस नंबर पर आप अपनी समस्याएं डायरेक्टली मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं और मुझसे रियल टाइम में जुड़ सकते हैं। आशा है कि आप लोगों ने इस पूरे सेशन का पूरा आनंद लिया होगा, आपके लिए रोचक रहा होगा। आपके कोई सुझाव या प्रतिक्रियाएं हैं तो वो हमारे साथ इस पर संपर्क करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। Thank you so much, audience. Thank you.